हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए मंथ के साथ 1 नवंबर के करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में, किसे ऐड किया गया है, किसे हटाया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर कौन बन गए हैं, ये अवार्ड किसे दिया गया है, हम वो जानेंगे। और साइंस एंड टेक की कई सारी न्यूज़ आज हमें डिस्कस करनी है। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि 1 नवंबर या कोई भी दिन का जो करंट अफेयर्स का PDF होता है वो हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको इसके लिए परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दिख जाएगी, जिसके जरिए आप टेलीग्राम से जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ में आई इतनी? चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज से। तो आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर को अगर हम बात करें तो कई सारे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला, ये आपके सारे स्टेट हैं जिनका फॉर्मेशन डे आज है। मतलब 1 नवंबर को स्टेटहुड डे सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। राज्य उत्सव दिवस भी बोला जाता है स्टेटहुड डे को अगर हम बात करें तो। 1 नवंबर को 7 इंडियन स्टेट और 2 UT का फॉर्मेशन हुआ था, 2 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ था। स्टेट कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, उसके अलावा यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। इन सभी का फॉर्मेशन 1 नवंबर को हुआ था, लेकिन ईयर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही साल सबका फॉर्मेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1956 की बात करते हैं तो 1956 में केरला, कर्नाटका एंड MP का फॉर्मेशन हुआ। वहीं MP से अलग हुआ, MP से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में। तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन 2000 में हुआ। तो डेट अलग अलग है, लेकिन ईयर अलग अलग है, लेकिन डेट सेम है। तो 1 नवंबर को इन सभी स्टेट और UT का हम फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि केरला का फॉर्मेशन डे 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, उसके पहले अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे प्रोविंस हुआ करते थे 3, मालाबार, ट्रावनकोर एंड कोचीन। वैसे अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है वो पंजाब से आप देखेंगे अलग होकर 1 नवंबर 1966 को फॉर्मेशन हुआ था। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश स्टेट जो है वो एरिया के हिसाब से भारत का 2nd नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है। एरिया के हिसाब से बात कर रही हूँ। जैसे कि आंध्र प्रदेश भी जो है 1 नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। केरला एंड कर्नाटका का भी हुआ था और इसके लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था 1956 में। तो आपको याद रखना है, और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना भी है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब आपके जो राज्य हैं, राज्य की स्थापना के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया था। तो 1956 में फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इस एक्ट को पास किया गया था और इस एक्ट के जरिए हमारे देश में 14 स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। 6 यूनियन टेरिटरी बनाई थी हमने और 14 स्टेट बनाए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से हमने कितने राज्यों का फॉर्मेशन किया था। तो आंसर हो जाएगा 14 स्टेट का फॉर्मेशन हमने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक, मतलब सतर्कता जागरूकता सप्ताह। और ये जो सेलिब्रेशन है ये 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक चलता है। ठीक है, CBC जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके द्वारा इस पूरे हफ्ते को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम इन्होंने डिसाइड की है, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये इस साल यहाँ पर थीम है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, बताइए कि आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक के बीच में मनाया जाता है। थीम क्या है? से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। कौन सेलिब्रेट कर रहा है? तो CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए कि आप इंटीग्रिटी मेंटेन करें, करप्शन को नो कहें, ना रिश्वत दें, ना रिश्वत लें, सिंपल शब्दों में। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे दिन को सेलिब्रेट कर रहा है कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और वहीं अरविंद कुमार जो है वो विजिलेंस कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे। CBC जो बॉडी है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया था बाय द कमिटी। एक कमेटी बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन
इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बेसिकली एक एक्ट पास किया गया और कमेटी जो थी उसके हेड कौन थे, श्री के संथानम। तो आप कह सकते हैं कि संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सीबीसी को फॉर्म किया। सीबीसी जो है वो एक स्टैचुरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट के जरिए इसका फॉर्मेशन हुआ है। जब आप पॉलिटी पढ़ते तो आप बात करते हैं कि हमारे देश में स्टैचुरी बॉडीज होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जनरली वो होती हैं जिनका जिक्र हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मिलता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 324 हमको इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, आर्टिकल 280 हमको फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग के बारे में बताता है। लेकिन ऐसी कोई भी कमेटी या आयोग जिसका फॉर्मेशन किसी एक्ट के जरिए हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैचुरी बॉडी कहते हैं। जैसे कि आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आपने पास किया, वैसे ही सीबीसी को फॉर्म करने के लिए आपने सीबीसी एक्ट 2003 को पास किया, इसलिए सीबीसी आपका स्टैचुरी बॉडी होती है। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर 1 नवंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड वीगन डे। कई सारे आपने बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस के नाम से इस शब्द को सुना होगा कि वीगन, कि वो वीगन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वीगन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 नवंबर को। बेसिकली इस दिन की शुरुआत 1994 में हुई थी क्योंकि ये 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा था वीगन सोसाइटी के फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डे थे। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमने एसएससी 2024 को टारगेट करते हुए एक बैच तैयार किया है जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट, सारे मतलब सारे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, लाइव आपको डाउट सेशंस यहाँ पे मिलेंगे और पीवाईक्यू के सेपरेट वीडियोज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट बैच अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा परचम के एप्लीकेशन पे जाके भी आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं, जैसे कि केवल साइंस परचेस करना है या केवल पॉलिटी परचेस करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? आइए बात करते कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहले पर्सन जो है वो है मेसी। अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, हम सभी को पता है, और मेसी ने 8th बैलन डी ऑर अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस अवार्ड के बारे में पहले, फिर वापस हम इस न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो देखिएगा, इस साल 67वें नंबर का एनुअल सेरेमनी हुई जहां पर बैलन डी ऑर अवार्ड को प्रेजेंट किया गया। ये अवार्ड 1956 से दिए जा रहे हैं, वही 1956 जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास हुआ। तो 1956 से इन अवार्ड की शुरुआत होती है और इसे प्रेजेंट करता है फ्रांस फुटबॉल मैगजीन। तो फ्रेंच फुटबॉल मैगजीन के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं और जो बेस्ट फुटबॉलर हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है पर्टिकुलर ईयर में। तो इस साल जो 2022 से लेकर 2023 ये जो पूरा एक साल में जो बेस्ट फुटबॉलर रहे हैं मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी, उनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं और इन अवार्ड का नाम है बैलन डी ऑर अवार्ड। बात समझ में आई? तो बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड इन पर्टिकुलर ईयर ये अवार्ड दिए जाते हैं सिंस 1956। अगर हम वीमेंस कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेन की एक फुटबॉलर दिखाई दे रही हैं। ये स्पेन की फुटबॉलर है जिनका नाम है आइटाना बोनमती। इनको अपनी लाइफ का पहला बैलन डी ऑर प्राइज दिया जा रहा है, स्पेन की फुटबॉलर है। इसके अलावा आप देखेंगे मैनचेस्टर सिटी जो कि एक फुटबॉल क्लब है, इसे मेंस क्लब ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर हम वीमेंस कैटेगरी में बात करें तो बार्सिलोना फेमिनी ये जो फुटबॉल क्लब है इसको वीमेंस कैटेगरी में सीजन अवार्ड, क्लब सीजन अवार्ड दिया गया है। वापस अपनी न्यूज़ पे आते हैं मेसी के बारे में। तो ये मेसी का 8वें नंबर का 8th नंबर का बैलन डी ऑर अवार्ड है, ठीक है। इनको जो पहला अवार्ड दिया गया था बेस्ट फुटबॉलर का वो 2009 में दिया गया था। तब से अब तक इन्होंने 8 बार ये अवार्ड अपने नाम कर लिया है। क्लियर है? और इनका जो कह सकते हैं कि इनके जो राइवल हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनसे ये 3 अवार्ड आगे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अभी तक 5 यहाँ पर ये अवार्ड दिए जा चुके हैं और मेसी का ये 8वें नंबर का अवार्ड है। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी आपको ये देखने को मिलेंगे। क्लियर इतनी चीज़ें? चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है एक बांग्लादेशी साइंटिस्ट, क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में काम करने वाले या क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट प्रोफेसर, जिनका नाम था सलीमुल हक। इनका निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 71,
ठीक है। तो फेमस क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे एंड प्रोफेसर भी थे। सलीमुल हक, ही पास्ड अवे इन ढाका, बांग्लादेश के रेसिडेंट थे। इसके अलावा ये डायरेक्टर भी थे। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट। इन्होंने डेवलपमेंट के सेक्टर में क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी काम किया है, स्पेशली इन पुअर नेशंस। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी इनको सम्मान दिया गया था क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में काम करने के लिए। इसके अलावा ही वॉज अ प्रोफेसर एट द इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश, IUB। क्लियर। चलिए, अगली न्यूज़ को पढ़ने से पहले आपको ये मैप देखना पड़ेगा। इस मैप में आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है, USA, ये मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये आपके जो आइलैंड्स हैं कैरेबियन सी में, इनको कैरेबियन आइलैंड कहते हैं। कैरेबियन आइलैंड में आपको कई सारे आइलैंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि हैती है, जमैका है, क्यूबा है, लेकिन हम जिस आइलैंड के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं वो है केमैन आइलैंड। तो अगर पूछ लिया जाए केमैन आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप कहेंगे कैरेबियन सी में आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा। रिसेंटली इस आइलैंड को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। कुछ समय पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप के खिलाफ, तब भी ये आइलैंड काफ़ी सुर्खियों में था, काफ़ी न्यूज़ में था, वापस से न्यूज़ में है। तो FATF के द्वारा केमैन आइलैंड, जो कि कैरेबियन सी में स्थित एक आइलैंड है जिसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है, इसे लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पूरी कहानी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। FATF क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF कहलाता है। इसने रिसेंटली केमैन आइलैंड, इसके अलावा पनामा, जॉर्डन एंड अल्बानिया, कौन कौन से नाम बोले? चारों नाम याद रखने हैं। केमैन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन एंड अल्बानिया को FATF की ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे बुल्गारिया को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है। बेसिकली FATF करती क्या है? तो FATF जो हमारे कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज़ को मॉनिटर, उन पे नज़र रखने का काम करती है कि कौन सी कंट्री FATF के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, उनके प्रिंसिपल के साथ काम कर रही है या नहीं। अगर कोई भी कंट्री, अगर FATF के जो क्लॉजेज हैं, प्रिंसिपल है, उसके खिलाफ काम करती है, तो उन पे मॉनिटरिंग करने का काम, उन पे रेगुलेशन रखने का काम FATF करती है। बेसिकली FATF का मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और कोई भी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए टेरर फंडिंग में। कई बार क्या होता है ना, कंट्री जो होती है वो टेररिस्ट फंडिंग भी करती है, टेररिस्ट को पैसा भी पहुंचाती हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये पूरा एक मॉनिटरिंग बॉडी है जो कि सभी कंट्रीज में मॉनिटर करने का काम करती है। तो ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ गई है, इसका ये मतलब है कि आप FATF के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हमें ज़रूरत है आपको मॉनिटर करने की। हम आप पे वॉच रखेंगे, आंखें रखेंगे और आपको मॉनिटर करेंगे। अगर आप नॉर्म्स को फुलफिल करते हो, आपकी जो बॉडीज़ है, रेगुलेटरी बॉडीज़ है, वो सही तरीके से काम करती हैं, तो सही समय आने पर FATF उन्हें अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर भी कर देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि केमैन आइलैंड जो था, इसको 2021 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और 2023 में आप देखेंगे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। बात समझ में आ गई है? अच्छा, यहाँ पे 2020 में ये जो केमैन आइलैंड है, इसको यूरोपियन यूनियन ने ब्लैक लिस्ट भी किया था। ठीक है, क्योंकि इसमें टैक्स रिफॉर्म की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अलावा जब अडानी ग्रुप की रिपोर्ट आई थी, तब भी केमैन आइलैंड काफ़ी सुर्खियों में था, काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि ये आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर डेस्टिनेशन, एक हेवन डेस्टिनेशन मानी जाती है केमैन आइलैंड। क्लियर इतनी चीज़ें? तो FATF के बारे में जो भी बातें मैंने कही वो आपको यहाँ पर लिखी मिल रही हैं। किसका काम क्या होता है, ग्रे लिस्ट क्या होती है, ग्रे लिस्ट में कंट्री अगर आ जाती है तो कौन से रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए जाते हैं, मतलब जो हैविली यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है, वो मैंने बता दिया। अब FATF जो है, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 1989 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में मिल जाएगा। मेंबर कंट्री 39 है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से हैं, ये प्रेसिडेंट है फिलहाल FATF के, 2024 तक रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। तो ये सुर्खियों में, काफ़ी पुराना मिशन है, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी वापस से न्यूज़ में है। क्यों है राष्ट्रीय गोकुल मिशन न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पे अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम गिर इंडिजीनियस काउ ब्रीड को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। कुछ समय पहले मैंने आपको गिर इंडिजीनियस काउ ब्रीड के बारे में बताया था, जो हमने बनाई थी, मतलब ब्रीडिंग कराई थी। ठीक है,
तो इसको प्रमोट करने का काम बेसिकली राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था दिसंबर 2014 में, 2014 में। इसका मकसद क्या था, जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड है कैटल की, जैसे कि काऊ है, बुफेलो है, बाइसन है, इनके जो ब्रीड है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और उनको कंजर्व करना है, ये इसका बेसिकली मकसद था। 2014 में इसको लॉन्च किया था। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा एक और स्कीम रन की जाती है विच इज राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कंटिन्यू किया गया है और ब्रीडिंग जो है हमारे कैटल्स की उनको प्रमोट किया जा रहा है 2021 से 2026 तक। तो अगर इन सिंपल वर्ड हम बोले कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवाइन्स एंड इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन सस्टेनेबल मैनर यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो हमें ब्रीडिंग को प्रमोट करना है और हमें हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पे करना है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मकसद है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, विक्रम लैंडर क्रिएटेड इजेक्टा हेलो। अब ये क्या कहानी है, तो आप सभी को पता होगा कि 14 जुलाई 2023 में हमने सतीश धवन जो हमारा स्पेस सेंटर है वहां से LBM-3 की मदद से हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। ठीक है, 23 अगस्त को 2023 में चंद्रयान 3 जो है उसने चंद्रमा की साउथ पोल पे लैंड किया। ठीक है, अब चंद्रमा में एक लैंडर, मतलब हमने अपना जो मिशन चंद्रयान 3 भेजा था उसमें एक लैंडर भी था जिसका नाम था विक्रम लैंडर। तो विक्रम लैंडर जब चंद्रमा की सरफेस पे उतर रहा था तो थ्रस्ट के कारण एक इर्रेगुलर ब्राइट पैच क्रिएट हो गया। उसी इर्रेगुलर वाइट पैच को नाम दिया गया इजेक्टा हेलो। तो अब ये इजेक्टा हेलो क्या है, बेसिकली किस चीज़ का ये पैच क्रिएट हो गया था। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको मून डस्ट के बारे में पता होगा। तो मून डस्ट जब तेज हवाएं चलेंगी या कोई चीज़ बहुत प्रेशर से, जैसे कि हेलीकॉप्टर जब नीचे आता है तो हवाएं तेज होती हैं, तो वहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण डस्ट उड़ती है। कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि थ्रस्ट के कारण और विक्रम लैंडर के लैंड करने के कारण साउथ पोल पे चंद्रमा की जो मून डस्ट थी वो लगभग 2 टन इजेक्ट हुई। तो 2 टन मून डस्ट जो है वो इजेक्ट हुई और लगभग 108 स्क्वायर मीटर एरिया में फैल गई। इसी पूरे पैच को जो नाम दिया गया है वो इजेक्टा हेलो नाम दिया गया है। इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा हमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल किया गया है विच इज इपीरेगुलित। बेसिकली जो अपर मोस्ट सॉइल है, लेयर है चंद्रमा की, मून की, उसको ही हम इपीरेगुलित कहते हैं, मतलब इसको ही हम मून डस्ट के नाम से जानते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमें आने वाले समय में कई और रिसर्च करने में फायदा मिल जाएगा और हमें लूनर की जियोलॉजी समझने में भी मदद मिलेगी। तो इजेक्टा हेलो एक रेगुलर ब्राइट पैच है जो कि लैंडर के लैंड करते समय उसकी सराउंडिंग में क्रिएट हुआ, जिसके बारे में इसरो ने हमें जानकारी दी। तो आई थिंक आपको इजेक्टा हेलो क्या है वो समझ में आ गया होगा। जो भी बातें बोली हैं सब कुछ लिखी मिल जाएंगी, जैसे कि देखिए लूनर में आप यहाँ देखेंगे 2 टन लूनर डस्ट जो है वो इजेक्ट हुई, 108 मीटर स्क्वायर एरिया में ये फैल गई। तो जो भी बातें मैंने बोली है वो सारी यहाँ पे लिखी हैं। PDF आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यहाँ पर परमिशन मिल गई है बाय इन स्पेस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, बहुत जल्दी लॉन्च करेगा। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट गेट्स नोट फ्रॉम इन स्पेस। इन स्पेस क्या होता है, इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। क्योंकि जब आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करोगे, जैसे कि ये जो सैटेलाइट है ये लोग लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, तो लॉन्चिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है कि आपका सैटेलाइट किस बैंड में काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है ना, परमिशन की ज़रूरत होती है, फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट होता है, इसलिए इन स्पेस की परमिशन चाहिए है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अपना पहला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने जा रही है और इसको अप्रूवल भी मिल गया है इन स्पेस से, और इन स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। ये जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, SSAMU सेट। बेसिकली जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान, उनके नाम पे ही इस सैटेलाइट का नाम SSAMU सैटेलाइट रखा गया है। क्लियर है, 2021 में ये जो नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है स्टार्ट हुआ था और इसको AMU रोबो क्लब के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये जो AMU रोबो क्लब है बेसिकली स्टूडेंट का एक ग्रुप है और स्टूडेंट की एक टीम है जिसको लीड कर रहे हैं कौन, पूर्ति
पूर्ति वरसाय और यहाँ पर डॉक्टर CA प्रभाकर जो कि इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं, वो इस टीम को लीड कर रहे हैं और इनके द्वारा ही SSAMU सैटेलाइट को तैयार किया जा रहा है और इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब एक काम क्या करेगा सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट बेसिकली वो सारे डिस्ट्रिक्ट इंडिया के जो पुअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जिले हैं भारत के, उनका इमेज तैयार करेगा और वहाँ पे पूरा एनालिसिस करेगा कि क्या रीज़न है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द महाबली। ये महाबली दिखाई दे रहा है, इसको इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन कर दिया गया है गुजरात में भरूच में। और बेसिकली ये जो है वो एक टग सॉफ्ट आपका ये महाबली है। बेसिकली इसका काम क्या होगा, टोइंग करना, इसके अलावा बर्थिंग करना और जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं ना, सेवेज ऑपरेशन मतलब किसी को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन, तो उसमें ये महाबली बेसिकली मदद करेगा। और ये 25 टन का बोलार्ड पुल टग आपका ये महाबली है। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है 25 टन बोलार्ड पुल टग महाबली इन गुजरात भरूच। ठीक है, इतनी चीज़ें तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि काम क्या है। लास्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं हम, थैलीमिया पॉइजनिंग। अब ये चर्चा में है और इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो महाराष्ट्र में ऑब्जर्व किए गए। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चन देना चाहूँ साइंस और टेक से, तो क्वेश्चन बन सकता है कि थैलेमिया का नंबर क्या है या थैलेमिया क्या है, इस तरीके से। तो थैलेमिया पॉइजनिंग के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में। थैलेमिया जो है वो एक टॉक्सिक मेटल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 81 होता है और ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, नेचर में, और लेकिन नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाता। इसका कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। और थैलेमिया को हम पॉइजन कहते हैं। ठीक है, ये इसका एडिशनल नाम है। पहले के समय में लो टेम्परेचर थर्मोमीटर में थैलेमिया का इस्तेमाल किया जाता था। इसका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है थैलेमिया का, इसका उपयोग आज के समय में हम मेडिकल इमेजिंग में बेसिकली करते हैं। लेकिन जब हम इसे इनहेल कर लेते हैं या स्किन के जरिए जब हमारे कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है और लोगों की जान भी जा सकती है और कई सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, किडनी को डैमेज करता है, नर्व सिस्टम को इम्पैक्ट करने का काम आपका ये मेटल करता है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। एंटीडोट प्रूसियन ब्लू, इसका इस्तेमाल करके हम जो थैलेमिया का इम्पैक्ट है बॉडी में उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पुराने समय में चूहे मार दवाइयों में जो रेड के लिए पॉइजन इस्तेमाल किया जाता था उसमें थैलेमिया का इस्तेमाल किया जाता था। और एक और एलिगेशन यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इराक पर था, सद्दाम हुसैन पे, कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे उनको मारने के लिए थैलेमिया का इस्तेमाल किया था। ऐसे चार्जेस भी उन पे लगाए गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना डेंजरस आपका ये मेटल है, टॉक्सिक है काफ़ी। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली और न्यूज़ है हमारे पास कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर होने जा रहा है 2024 में। इसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। कौन कौन से? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हो रहा है। अब मणिपुर में इम्फाल में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका नाम है मेरा हाउचंगवा फेस्टिवल। बेसिकली ये जो मेरा जो मंथ है, बेसिकली सितंबर और अक्टूबर के मंथ में जनरली इस फेस्टिवल को मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा 4th नंबर की इंडियन इकोनॉमिक अलाइड साइंस एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है श्रीनगर में। नेक्स्ट है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023। ये जो कंपटीशन होने जा रहा है, ये जो ट्रेड शो होने जा रहा है, ये कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में एट द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट बात करेंगे हमारी इंडिया की एक फीमेल शूटर के बारे में जिनका नाम है मनु भाकर। और मनु भाकर ने रिसेंटली अभी जो एशियन चैंपियनशिप चोंगवॉन कोरिया में हो रही थी वहाँ पे 25 मीटर वीमेंस स्पोर्ट में इन्होंने जीत हासिल की है, जिसके कारण इनका जो सीट है वो रिजर्व हो गई है पेरिस ओलंपिक के लिए, आप ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन शेषा। ऑपरेशन शेषा का फेज 4 शुरू किया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अभी ऑपरेशन शेषा क्या है? तो बेसिकली जो टिम्बर या लकड़ियां हैं उनकी जो इलीगल ट्रेड होती है, स्पेशली जो रेड कलर का आपका चंदन, लाल चंदन की जो इलीगल तरीके से ट्रेडिंग होती है उसको खत्म करना, उसको कम करना। क्लियर?
अंत में बात करेंगे हम यहाँ पे कुछ MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, आप मेरे साथ आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आंसर हो जाएगा धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे बात हो रही है जो 4th नंबर के एशियन पैरा गेम्स हुए हैं उसमें भारत को कितने मेडल मिले हैं? तो 111 मेडल भारत को मिले हैं। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्वयंपूर्णा ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और वीमेंस है उनके प्रोडक्ट को बेचा जाएगा? तो आंसर है गोवा। गोवा राज्य का ये इनिशिएटिव है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। कौन सा वो पहला स्टेट बन गया हमारी कंट्री में जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर्स को सेटअप किया गया है? तो हॉल मार्किंग के लिए जो सेंटर सेटअप किए गए हैं वो केरला में किए गए हैं। ऑप्शन डी। FATF की ग्रे लिस्ट से रिसेंटली केमन आइलैंड को रिमूव कर दिया गया है। पूछा जा रहा है FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक इज सेटअप टू अमलगमेटेड इनटू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 Feb 2024। तो 1 फरवरी 2024 से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में कौन सा बैंक मर्ज होने जा रहा है? तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का मर्जर हो रहा है। नेक्स्ट है, USI SPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 यहाँ पे किसे दिया गया है? तो आंसर है नीता अंबानी को दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा रिसेंटली, एक्चुअली मैंने आंसर ही बता दिया, इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। तो चित्रकूट कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि वो यूपी में है, तो चित्रकूट जो है वो MP और UP की बॉर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुलसी पीठ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? MP में, सतना डिस्ट्रिक्ट में, चित्रकूट में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 3 बुक को लॉन्च किया गया है। पन्नी की अष्टाध्यायी भाष्य है, रामचंद्राचार्य चरित्रम है एंड राष्ट्र लीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक सेलिब्रेट हो रहा है? तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसे रिसेंटली FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो केमन आइलैंड तो ऑप्शन में है नहीं, पनामा भी नहीं है, लेकिन अल्बानिया यहाँ पे ऑप्शन में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, आईफोन मेकर विस्टॉन ने अपने जो शेयर्स थे वो किस कंपनी को बेच दिए हैं और इंडिया में कौन सी कंपनी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी? सो टाटा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला 5G गिग बैंड सैटेलाइट किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो रिलायंस के द्वारा। ऑप्शन ए। अगरतला अखूरा रेल प्रोजेक्ट इंडिया और किस कंट्री के बीच में? तो आंसर है बांग्लादेश, हमने पहले इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है, बैलन डी'ओर अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मेसी को दिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। कल भी मैंने आपको बताया था किस के द्वारा ब्रेकिंग द मोल्ड बुक को यहाँ पे लिखा गया है, ऑथर कौन है? तो जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।